Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course। यह है लेसन नंबर 37 इस कोर्स का। उस लेसन में हम डिस्कस करेंगे गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। ओके, सो देखिए गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन किस लिए रिक्वायरमेंट होता है इसका, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हम जो बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, उससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था राव थ्योरी। तो वहां पर हमें सिर्फ ये आइडिया लग पाता है राव थ्योरी क्राइटेरिया की हेल्प से कि हमारा सिस्टम या तो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, लेकिन हमें एक्चुअली मतलब एक रेंज मतलब ये नहीं पता चलता है कि कितने लिमिट से यहाँ पर हमारा सिस्टम स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। इस चीज का हमको आइडिया नहीं लगता है राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से। देन उसके बाद में हमने पढ़ा बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का ही ये एक पार्ट है गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन, जिसमें हमें एक रेंज मिलती है कि हम लोगों का जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है इस रेंज में। तो बेटर मतलब कि बेटर अगर हम राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से कंपेयर करें तो बेटर रहता है यहाँ पर बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पर जो टर्म है गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन, इट इज द नेसेसरी टू असर्टेन टू व्हाट डिग्री द सिस्टम इज स्टेबल। एक्चुअली ये हमें डिग्री दे देता है कि कितनी डिग्री से हमारा सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। स्टेबल का पता लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो बाकी जो रेंज रहती है उसमें वो हमारा सिस्टम अनस्टेबल रहता है। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, इफ एम्पलीट्यूड रेशियो यहाँ पर इसको 1 करके लिखा है मैंने। इफ एम्पलीट्यूड रेशियो 1 इज ओनली स्लाइटली लेस देन द यूनिटी द सिस्टम इज ऑलमोस्ट स्टेबल। अगर एम्पलीट्यूड रेशियो AR1 जो है वो अगर स्लाइटली लेस रहेगा यूनिटी से, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम ऑलमोस्ट अनस्टेबल है। एंड मे बी एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन ए हाईली ऑसिलेटरी मैनर इवन थ्रू इट इज थ्योरेटिकली स्टेबल। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ऑसिलेटरी हो नेचर में, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि AR इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो थ्योरेटिकली तो सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली में हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं होता है। Now, a design for which AR amplitude ratio is close to unity does not have an adequate safety factor। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा कोई फैक्टर हुआ कि AR is equal to unity हुआ, then हमारा ये सेफ्टी मार्जिन है कि कितना इससे कम हुआ। हम इसके लिए एम्पलीट्यूड रेशियो के लिए हम फेस मार्जिन एम्पलीट्यूड रेशियो के टाइम में हम गेन मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, एंड फेस शिफ्ट के टाइम में हम लोग फेस मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। तो दो सेफ्टी मार्जिन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, फर्स्ट है गेन मार्जिन एंड सेकंड है फेस मार्जिन। सो देखिए अब गेट में काफी क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से रहते हैं, डायरेक्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर गेन मार्जिन। उससे पहले मैं आपको एक बॉडी सेकंड प्लॉट जो हमने ड्रॉ किया था वो एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं कि गेन मार्जिन इसमें हम कैसे शो करेंगे, फेस मार्जिन हम इसमें कैसे शो करने वाले हैं। तो फर्स्ट ये बेसिकली बॉडी प्लॉट है, फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी प्लॉट। ये फर्स्ट बॉडी प्लॉट हो गया, ये सेकंड बॉडी प्लॉट हो गया। तो ये हम ड्रॉ करते थे फर्स्ट बॉडी प्लॉट एम्पलीट्यूड रेशियो वर्सेस फ्रीक्वेंसी इनटू ओमेगा इनटू टाउ भी लिख सकते हैं वहां पे। देन उसके बाद में सेकंड बॉडी प्लॉट हम ड्रॉ करते थे फेस शिफ्ट एंड कॉर्नर ओमेगा फ्रीक्वेंसी। नाउ देखिए अभी हमने एक चीज देखा था कि बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया उसी कंडीशन में एप्लीकेबल होता है जब एम्पलीट्यूड रेशियो फ्रीक्वेंसी के साथ में कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो। सिमिलरली फेस शिफ्ट है वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ में कंटिन्यूअस डिक्रीज हो। तो ये हो गया यहाँ पर कर्व। अब हम इसमें मार्जिन डिफाइन करने वाले हैं। देखिए तो हम सबसे पहले देखिए जब भी हम क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, तो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, हम फाई इक्वल टू -180 पुट करते हैं। तो जब फाई इक्वल टू -180 पुट करते हैं तो हमको उसके रिस्पेक्टिव एक क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलती है। उसके रिस्पेक्टिव जो एक फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है इसको हम बोल देते हैं क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। एंड उसके रिस्पेक्टिवली जो एम्पलीट्यूड रेशियो मिलेगा हमें, वो एम्पलीट्यूड रेशियो यहां पर AR1 से मैं डिनोट कर रहा हूं, बिकॉज AR1 इज लेस देन टू AR, बहुत कम है, लेकिन ये इससे एम्पलीट्यूड रेशियो जो जिसको हम जनरली 1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 से थोड़ा सा यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू है एम्पलीट्यूड रेशियो AR1। ना उसके बाद में देखिए अब अगर हम सिमिलर जो हमारे पास में प्रॉब्लम रहेगी, अगर उसमें हम एम्पलीट्यूड रेशियो AR इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करके पुट करें, तो उसके रिस्पेक्टिव भी हम क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके रिस्पेक्टिव जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें, वो अगर हम 5 फेज शिफ्ट की इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, तो उसके रिस्पेक्टिव हमें एक फेज शिफ्ट मिल जाएगा, उसके रिस्पेक्टिव हमें एक फेज शिफ्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां से मैं लिख रहा हूं ये AR1 1 से लेस है, तो यहां पर मैं 1 मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं। तो इस 1 के रिस्पेक्टिव मुझे एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी और उस फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिवली मुझे एक फाई मिलेगा, फेज शिफ्ट मिलेगा, तो उसको मैं फाई डैश से डिनोट कर रहा हूं। तो अब यहां पर देखिए मेरा गेन मार्जिन और फेस मार्जिन क्या होगा। यहां पर हमें पता है कि हमारा सिस्टम
देखिए AR1 की वैल्यू हमारे पास में लाइक कुछ भी है 0.8 है, लेकिन हमें पता है सिस्टम AR इक्वल टू 1 पे अनस्टेबल होता है, तो इसके बीच में ये जो रेंज है, इस रेंज को हम बोलेंगे, इस रेंज को हम बोलने वाले गेन मार्जिन। ये हमारे सिस्टम के लिए हो गया गेन मार्जिन। एंड सिमिलरली सेकंड जो बॉडी प्लॉट है, इसमें अगर इस रेंज को देखें हम, तो इस रेंज को हम बोलेंगे फेस गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। ये सेकंड जो डायग्राम है, इसमें यहां पर ये रेंज हो जाएगी फेस मार्जिन। एग्जैक्टली हम बात करेंगे वन बाय वन कि कैसे हम गेन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम फेस मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। ये सिर्फ एक रैंडमली मैंने एक एग्जांपल बताया है कि हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉडी प्लॉट पे। नाउ अब हम यहाँ पर कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है जिससे हम एक्चुअली समझ सके कि हमें गेन मार्जिन फेस मार्जिन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है हमें kc अपॉन 0.5 इंटू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस 0.1 इंटू एस। मीन्स हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम सिस्टम ये हो गया, फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम प्रोसेस हमें ये गिवन है, टाइम प्रोसेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ kc, हमें यहाँ पर kc की वैल्यू कैलकुलेट करना है फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। ओके, तो देखिए अब हमें केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम फेज शिफ्ट लिखेंगे सिस्टम के लिए। तो फेज शिफ्ट हम लिखते हैं अगर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमारा दो इंडिविजुअल फर्स्ट ऑर्डर मतलब दो इंडिविजुअल सिस्टम दो प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बनाओ। जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एक टाइम डिले प्रोसेस है, तो इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो मुझे मिला है मेरा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। यहाँ पर दो फंक्शन है मेरे पास में। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए मुझे पता है फेज शिफ्ट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ टाउ। तो यहाँ पर हम टाउ देख सकते हैं 0.5 है, माइनस ऑफ टाउ की 0.5 इंटू ओमेगा प्लस φ2। हमें पता है जो डेट टाइम प्रोसेस होता है उसके लिए हम फेज शिफ्ट लिखते हैं माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूं मैं माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा, और टाउ डी यहाँ पर 0.1 है, तो ये मुझे मिल गया tan इनवर्स ऑफ माइनस 0.5 इंटू ओमेगा प्लस, इसको मैं माइनस लिख देता हूं, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस टाउ डी की वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.1 इंटू ओमेगा। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गई। और अब सेकंड स्टेप देखिए हमारा, हमें पता है कि हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 फेज शिफ्ट इक्वल टू माइनस 180 पुट करते हैं। तो 5 इक्वल टू माइनस 180 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर देखिए 180 माइनस 180 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 0.5 इंटू ओमेगा माइनस ऑफ 0.1 इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर ये बेसिकली ये जो tan इनवर्स में हमें वैल्यू मिलने वाली ये डिग्री में होगी, 180 भी डिग्री में गिवन है यहाँ पर। सो अब ये जो वैल्यू बेसिकली हमें पता है ये रेडियन में है, तो इस रेडियन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो इसको मैं 180 डिवाइड बाई पाई कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये रेडियन। ये रेडियन था और इसको मैंने चेंज कर दिया भी डिग्री में, तो ये मुझे मिल जाएगा डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन हमें मिल गई जिसमें सिर्फ अननोन जो वैल्यू है वो है ओमेगा। एक अननोन वैल्यू यहाँ पर ओमेगा है, जिसको अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। सो सोल्व बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में रैंडम आप एक वैल्यू पुट करके देखिए राइट हैंड साइड में ओमेगा की, उससे आपको 180 अगर राइट हैंड साइड में मिलता है, अगर देखिए आपको 160 मिलता है तो आप उस वैल्यू को इंक्रीज करके देखिए। देन अगर इंक्रीज करने पे वो 160 से लाइक कम मिल रहा है तो उस केस माइनस 160, तो उससे आप ओमेगा को डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना ही पड़ेगा। इस टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर गेन मार्जिन फेस मार्जिन से, उसमें आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट कर लिया, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है मेरा वो मुझे मिल गया 17 रेडियन पर मिनट। ओके, अप्रोक्स बोल सकते हो, अप्रोक्स मुझे मिल गया यहाँ से 17 रेडियन पर मिनट। यहां से इसको मैंने सोल्व करने पे हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व किया। नाउ अब देखिए सेकंड स्टेप, एम्पलीट्यूड रेशियो लिखेंगे हमारे ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो एम्पलीट्यूड रेशियो हो गया kc अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ पी। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो इसके लिए टाउ पी इंटू ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, मल्टीप्लाई बाय, अब जो डेट टाइम प्रोसेस है उसके लिए हमें पता है कि एम्पलीट्यूड रेशियो 1 होता है, तो ये मुझे मिल गया ओवरऑल एम्पलीट्यूड रेशियो। ना इसमें मैं पुट कर सकता हूं ये जो टाउ पी है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमें गिवन है 0.5, तो ये हमें मिल गया kc अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.5 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब यहां पर मैं लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड रेशियो 8 क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम यही करते हैं। सो एम्पलीट्यूड रेशियो 8 क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में मिल जाएगा kc अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब जो ओमेगा यहाँ पर है वो भी क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से हम रिप्लेस कर देंगे, और क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमने अभी कैलकुलेट किया हिट एंड ट्रायल मेथड से
17 रेडियन पर मिनट। तो ये 17 यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस 0.5 इंटू 17 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा केसी अपॉन जो डिनोमिनेटर में टाइम मिल जाएगी 8.586। अब हमारे पास में केसी भी नहीं है प्रोसेस के लिए, लेकिन हमें पता है कि एम्पलीट्यूड रेशियो जो है एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी लेस देन 1 होगा फॉर ए स्टेबल सिस्टम, बिकॉज हमें पता है फॉर ए स्टेबल सिस्टम एम्पलीट्यूड रेशियो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे लेस देन 1 होता है। तो ये यहाँ पर यूज किया मैंने। तो अब देखिए यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू हमारे पास में केसी अपॉन 8.55 इंटू 86, तो ये लेस देन होगा 1। तो यहां से मुझे मिल जाएगा केसी इज लेस देन 8.5586। क्लियर है? नाउ अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया। अब ये तो हमें मिला है थ्योरेटिकली कि केसी की वैल्यू अगर प्रोसेस गेन की वैल्यू 8.55 से लेस देन होगी तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। ओके, अब हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कोई रैंडम एक वैल्यू हमने ले लिया। लेट टेक 8 केसी इक्वल टू 8। केसी इक्वल टू 8 हमने एक वैल्यू ले ली लेस देन, जो कि हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग लेस देन वैल्यू है और उस पर हमारा सिस्टम है स्टेबल रहेगा थ्योरेटिकली। तो मैंने यहाँ पर रैंडम वैल्यू ले ली केसी इक्वल टू 10 फॉर ए स्टेबल सिस्टम। ना अब हम देखिए यहाँ पर हम एक लिख रहे हैं कि जो टाउ डी एंड टाउ पी की वैल्यू होती है प्रोसेस गेन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए टाउ पी की वैल्यू एंड डेट टाइम प्रोसेस के लिए टाउ डी की वैल्यू, तो ये बेसिकली ये जो वैल्यूज है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, तो एक एग्जैक्टली कैलकुलेट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। तो हो सकता है ये टाउ पी एंड टाउ डी जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू में एरर हो हमारे पास, बिकॉज ये जो वैल्यूज है एडजेक्ट्रा टाउ पी एंड टाउ डी एडजेक्ट्रा आर कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स, then is always scope, then is always some scope of error in measurement। क्लियर है? मतलब मेजरमेंट में यहाँ पर हमेशा 100% एक्यूरेसी अचीव करना पॉसिबल नहीं है। सो हमेशा एक स्कोप रहता है कि यहाँ पर एरर होगा। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि लाइक मैंने एक्चुअली अज्यूम कर लिया कि एक्चुअली टाउ डी का वैल्यू जो है वो 0.15 रहा होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, टाउ डी के लिए जो वैल्यू गिवन था वो गिवन था हमारे जो न्यूमेरिकल है उसमें 0.1। ओके, 0.1 हमें गिवन था। तो लेकिन एक्चुअली में जो वैल्यू था वो था 0.15, लेकिन जब मेजर किया तो हमें मिला ये 0.1। तो हम अब एक्चुअल वैल्यू से जो टाउ डी का एक्चुअल वैल्यू है उससे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा सिस्टम का जो स्टेबल है वो केसी लेस देन 8 हमें वैल्यू मिली थी 8.55, उसमें हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि जो एक्चुअल वैल्यू है टाउ डी की ये वैल्यू हमारी 0.15 है, और हमने जो मेजर्ड वैल्यू गिवन थी, मेजर्ड टाउ डी वैल्यू जो गिवन है वो कुछ 0.10 है। तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो विद एरर होगी। तो यहां से हम रैंडमली एरर कंसीडर भी कर सकते हैं कि अगर एरर का परसेंटेज हम देखें, एरर परसेंटेज तो हमें मिल जाएगा। पर देखिए एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वेरिएबल, मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से मुझे 50% एरर मिलता है। नो, अब देखिए हम इस एक्चुअल वैल्यू से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कैसी की वैल्यू हमारी स्टेबल सिस्टम के लिए कितनी रहेगी। तो हमारे पास गिवन है जी ओपन लूप इक्वल टू एक्चुअल। अब ये एक्चुअल में लिख रहा हूं, मतलब जहां भी टाउ डी 0.10 था 1 था वहां पे हम पुट कर देंगे 0.15। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा केसी इंटू ई पावर माइनस 0.15, ये वैल्यू हम यूज कर रहे हैं अभी, इंटू एस अपॉन टाउ पी, जो टाउ पी से हम कंसिडर कर रहे हैं कि 0.5 है, सो 0.5 इंटू एस प्लस 1। तो अब इस इक्वेशन के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे फेज शिफ्ट। तो फेज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 0.5 इंटू ओमेगा, माइनस ऑफ 0.15 इंटू ओमेगा, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, रेडियन में ये गिवन है तो 180 डिवाइड बाय पाई हम यहाँ पर कर देंगे। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर माइनस 180 के लिए। तो phi इक्वल टू जब माइनस 180 पुट करते हैं तो ओमेगा जो होता है वो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 180 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 0.5 इंटू क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ 0.15 इंटू क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। अगेन यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। सो सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा ये क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 11.6 रेडियन पर मिनट, ये मिल गया हमें।
अब इसके रिस्पेक्टिवली हम एम्पलीट्यूड रेशियो की हेल्प से केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर स्टेबल सिस्टम। तो एम्पलीट्यूड रेशियो यहाँ पर हो जाएगा केसी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.5 टाउ पी इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है, तो 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डेट टाइम प्रोसेस के लिए। तो अब हमें क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट करना है एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट की यहाँ पर 11.6, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं केसी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.5 इंटू 11.6 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये मुझे यहां से मिल गया रिलेशन। तो अब इसको सोल्व कर सकता हूं। मुझे पता है कि स्टेबल सिस्टम पे एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी लेस देन 1 होता है। तो यहां से देखिए हम जब सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये वाली वैल्यू ये मिल जाएगी केसी अपॉन 5.88 और ये है इक्वल टू एम्पलीट्यूड रेशियो। तो एम्पलीट्यूड रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए स्टेबल सिस्टम के लिए। तो यहां से मुझे मिलता है कि केसी इज लेस देन 5.88 फॉर ए स्टेबल सिस्टम, फॉर ए स्टेबल सिस्टम। तो यहां पर अब हमें मिल रहा है कि केसी की वैल्यू 5.88 से कम होनी चाहिए स्टेबल सिस्टम के लिए, लेकिन अगर थ्योरेटिकल हम बात करें तो थ्योरेटिकली हमें मिल रहा था केसी इज लेस देन 8.559। तो अब यहां पर देखिए कितना डिफरेंस है। जब रेंडमली हमने केसी इक्वल टू 8 लिया था कि थ्योरेटिकली तो सिस्टम वहां पर हमारा सिस्टम जो है थ्योरेटिकली वहां पर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन अब हम जो एक्चुअल टाउ टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो वहां पर हमें मिला केसी इज लेस देन 5.88 पे ही हमारा सिस्टम स्टेबल है। तो इस अकॉर्डिंग तो यहां पर अनस्टेबल हो गया सिस्टम इस केसी इक्वल टू 8 के लिए। तो यही बेसिकली इस डिफरेंस को ही एलिमिनेट करने के लिए हम लोग गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन यूज करते हैं। क्लियर है? देखिए सबसे पहले यहां पर और डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो अब यहां पर एक नोट में लिख रहा हूं, in a given example by measured value system, if measured value the system is stable at kc equal to 8 but in actually it is unstable in real। actually में practically वो system जो है वो unstable है reality में। now so हम लिख सकते हैं so we define the margins जिसे हम बोलते हैं सेफ्टी मार्जिन। अब देखिए यहां पर मैं आपको सेफ्टी मार्जिन की डेफिनेशन से पहले रैंडमली बताता हूं कि किस तरीके से एक सेफ्टी मार्जिन हम डिफाइन करेंगे। तो एम्पलीट्यूड रेशियो ओमेगा इक्वल टू एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमने लिखा है यहां पर कि हमें मिला केसी इक्वल टू, इससे पहले वाला ये तो हमारा सिस्टम एक्चुअली में जो हमें कैलकुलेशन थ्योरेटिकली जो मिल रहा है केसी अपॉन 8.55, ये वैल्यू हमें कैलकुलेटेड वैल्यू मिल रही है। तो अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को देखिए, ये जो वैल्यू है यहां पर हम इसको रेंडमली डिवाइड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं कि सिस्टम हमारा लेस देन 1 होना चाहिए स्टेबल सिस्टम के लिए। तो ये मिल गया मुझे केसी इज इक्वल टू लेस देन ऑफ 8.55, ये वैल्यू थी हमारे पास में। तो अब इस वैल्यू को रेंडमली में ग्रेटर देन वैल्यू 1 से ग्रेटर देन वैल्यू उससे मैं अगर डिवाइड कर देता हूं इसको, मैंने रेंडमली इसको डिवाइड कर दिया 1.7, तो उसके बाद में जो केसी की वैल्यू मैं बताऊंगा वो वैल्यू ऑलवेज वहां पर जो सिस्टम है ऑलवेज स्टेबल रहेगा। तो मैंने रेंडमली 1.7 से इसको डिवाइड किया तो देखिए यहां पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी केसी की वो मिलेगी 5.029। मतलब अब जो मैंने कैलकुलेट किया था उसको बस मैंने 1.7 से डिवाइड किया तो जो मुझे केसी की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 5.029, और उससे नीचे में उसके नीचे की जो भी केसी की वैल्यू रहेगी वहां पर सिस्टम हमेशा स्टेबल होगा। सिर्फ अब आप कंपेयर कर सकते हो कि ये वैल्यू मुझे जो हमने कैलकुलेट किया था सिस्टम 5.88 एक्चुअली टाउ टी की वैल्यू कंसीडर करके, तो इससे भी देखिए ये वैल्यू कम है। मतलब इस वैल्यू पे ऑलवेज आप बोल सकते हो कि सिस्टम पर जब आप कमेंट करोगे तो ऑलवेज वो सिस्टम स्टेबल ही रहेगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना, ये जो 1.7 मार्जिन है इसे हम बोलते हैं मार्जिन। यहां पर ये गेन मार्जिन होता है और ये गेन मार्जिन की वैल्यू 1.7 हम यूज करते हैं, और ये डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है, उसकी हम बात करेंगे आगे गेन मार्जिन में। ये चीज क्लियर होगी यहाँ पर। मींस कि मेरे सिस्टम में अगर 50% एरर है उस केस में भी मैंने 1.7 गेन मार्जिन अगर सिस्टम में कंसीडर किया तो मेरे को जो केसी की वैल्यू मिलेगी उस पर मेरा सिस्टम, उससे बिलो जो वैल्यू उस पर मेरा सिस्टम हमेशा स्टेबल रहेगा। ये टर्म आपको क्लियर हो गई यहाँ पर। नो, अब नेक्स्ट जो है वो है गेन मार्जिन है कि गेन मार्जिन किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको एक एग्जांपल कि केसी की वैल्यू जो हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं गेन मार्जिन। अब आप यहां पर देख सकते हो केसी की वैल्यू अल्टीमेटली केसी डिवाइड बाई 8.55 था यहां पर। तो अब हम यहां पर डिफाइन करते हैं, देखिए गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो 8 क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी।
क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एट फाई इक्वल टू -180 डिग्री पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है. सो गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. ये हमें रिलेशन मिल गया वेयर AR at crossover frequency is the amplitude ratio at crossover frequency. Now अब डिफाइन कर रहा हूं कि गेन मार्जिन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1.7 होता है. ये हमारा लाइक हम बोल सकते हैं कि ये हम यूज करेंगे ये फैक्टर तो इस पर हमेशा सिस्टम आपको स्टेबल मिलेगा. अब बाय डिफॉल्ट जो गेन मार्जिन की वैल्यू है वो इक्वल टू 1.7 होती है. बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम इसको बोल सकते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू. मतलब लिटरेचर में जब डिफाइन किया गया गेन मार्जिन तो उसकी वैल्यू 1.7 डिफाइन की गई है. लेकिन ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है. किसी गेन मार्जिन की वैल्यू अगर आप और इंक्रीज कर देंगे तो बेसिकली हमारा सिस्टम जो है उसका सेफ्टी मार्जिन है वो और इंक्रीज हो जाएगा. हम बोल सकते हैं कि द एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कुड इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 1.7 ओवर द डिजाइन वैल्यू बिफोर द सिस्टम बिकम स्टेबल बिफोर द सिस्टम बिकम अनस्टेबल. मतलब गेन मार्जिन से हमको ये आइडिया लग जाता है कि केसी की वैल्यू हम कितनी इंक्रीज करेंगे कि उस वैल्यू तक हमारा सिस्टम जो है बेसिकली वो स्टेबल रहने वाला है. देखिए एम्पलीट्यूड रेशियो, यहां से अगर मैं एम्पलीट्यूड रेशियो लिखूं तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 अपॉन गेन मार्जिन एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. तो अब ये गेन मार्जिन हमने रैंडमली पुट कर दिया कि 1.7 है तो यहां से मुझे मिल गया 0.59. मतलब गेन मार्जिन की वैल्यू जब 1.7 है देन उस केस में मुझे एम्पलीट्यूड रेशियो मिल रहा है 0.59 एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. This design value of the gain margin is really a safety margin that maintain the amplitude ratio at a safe distance away from amplitude ratio is equal to 1. इससे हमारी वैल्यू जो है देखिए एक गैप यहां पर मेंटेन करके रखा है इसने. एम्पलीट्यूड रेशियो की वैल्यू में 0.59 मिल रही है. रैंडमली अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर केसी इक्वल टू 1 एंड गेन मार्जिन इक्वल टू 1.7 तो उस केस में एम्पलीट्यूड रेशियो की मुझे वैल्यू मिल रही है 0.59. तो यहां पर हमें पता है कि सिस्टम एम्पलीट्यूड रेशियो AR इक्वल टू 1 के लिए सिस्टम अनस्टेबल है तो वहां पर ये गैप मेंटेन करके रखता है सिस्टम स्टेबल एंड अनस्टेबिलिटी के बीच में. नाउ नेक्स्ट देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं नोट. पहला यहां पर है ए गेन मार्जिन ऑफ यूनिटी और लेस इंडिकेट एन अनस्टेबल सिस्टम. ए गेन मार्जिन, अगर हमारा गेन मार्जिन जो है बेसिकली अगर यूनिटी से लेस रहता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है बेसिकली वो अनस्टेबल रहेगा. इज इंडिकेट्स एन अनस्टेबल बिकॉज उस केस में जो एम्पलीट्यूड रेशियो की वैल्यू वो ऑलवेज आपको ग्रेटर देन 1 मिलने वाली है. किसी सिस्टम के लिए आप ट्राई भी कर सकते हो ये करके. नाउ सेकंड देखिए एज द वैल्यू ऑफ गेन मार्जिन इंक्रीजेस सेफ्टी फैक्टर की टर्म में अगर हम बात करें तो सेफ्टी फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ केसी डिक्रीज. केसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो हम बोल सकते हैं फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल एम्पलीट्यूड रेशियो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए. एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि जो गेन मार्जिन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए. किसी सिस्टम को डिफाइन सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं एग्जैक्टली जो गेन मार्जिन की वैल्यू है वो तो हमें 1.7 मिलती है लिटरेचर में एंड उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए. लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सिस्टम अगर स्टेबल है तो एम्पलीट्यूड रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए और गेन मार्जिन जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट देखिए gain margin is defined is the factor by which the control gain हो जाता है KC control gain and process gain can be increased and still the system will be stable. मीन्स अब यहाँ पर देखिए मैंने ये बोला भी गेन मार्जिन को इंक्रीज करने पे स्टेबिलिटी सिस्टम की इंक्रीज होती है और सिमिलरली केसी लेस देन होता है. लेकिन अगर इस केसी की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूं, इस केसी की वैल्यू को मैं अगर इंक्रीज करता हूं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी एंड गेन मार्जिन भी डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन
अभी भी अगर मेरे पास में मार्जिन मुझे मिल रहा है, मतलब कि मेरा सिस्टम जो है वो स्टेबल है, तो इस तरीके से हम केसी की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। एज टाउ डी इंक्रीजेस, गेन मार्जिन डिक्रीजेस, द सिस्टम मूव्स क्लोजर टू द वर्ड्स ऑफ इनस्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर हम टाउ डी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उस केस में हमारा जो गेन मार्जिन है वो डिक्रीज होगा एंड सिस्टम जो है बेसिकली वो अनस्टेबिलिटी के पास में जाता है। तो अगर एग्जैक्टली अगर एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 पे जब होता है हमारा सिस्टम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी। क्लियर है यहाँ पर? तो ये होगी बात गेन मार्जिन की। नाउ अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेस मार्जिन। देखिए फेस मार्जिन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। द फेस मार्जिन जो है उसको हम डिनोट करते हैं, देखिए पीएम से मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म इसकी। एंड गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन इज टोटली इंडिपेंडेंट। ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। फेस क्रॉस और फ्रीक्वेंसी देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम फेस मार्जिन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिस्टम के लिए हम फाई लिखते हैं, फेस शिफ्ट लिखते हैं। फेस शिफ्ट लिखे हम उस सिस्टम में फाई इक्वल टू -180 पुट करते हैं, तो हमको जो वो फाई इक्वल टू -180 पे जो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलती है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जहां पे हम फाई इक्वल टू -180 पुट करते हैं फेस शिफ्ट के लिए। एंड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए जहां पर हम सिस्टम का एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 पुट करते हैं और उस एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 पुट करने पर जो हमें फ्रीक्वेंसी क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलती है उस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो जब फेस मार्जिन की बात आएगी तो जब फेस मार्जिन की बात आएगी तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जब गेन मार्जिन की बात आएगी तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं। ये जस्ट यहां पर एक डिफाइन कर दिया हमने। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, the phase margin represent the additional amount of phase lag required to the destabilize the system, just as the gain margin represent the additional gain for the destabilization। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये चीज बताई आपको कि केसी की वैल्यू में इतनी इंक्रीज कर सकता हूं कि मेरे पास में मार्जिन परसेंट रहेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि केसी का जो मैग्नीट्यूड हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं जिससे हमारे पास सिस्टम अभी भी स्टेबल बना रहे। ये टाइम हो गया, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। सिमिलरली अगर फेस मार्जिन की हम बात करें तो फेस मार्जिन देखिए जो स्टार्टिंग में कर्व हमने बनाया था, यहाँ पर सिमिलरली फेस मार्जिन भी हमें यही बताता है कि हम फेस मार्जिन की वैल्यू इंक्रीज जो फाई है, फाई यहाँ पर देखिए एक तो लेग, ये फाई की वैल्यू -180 है, मतलब ये भी माइनस में रहेगा। हम जो फाई यहाँ पर लिख रहे हैं वो माइनस की टाइम में डिनोट कर रहे हैं, तो बेसिकली बोले तो हम ये लेग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो लेग हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इसकी रेंज हम कितनी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम अभी भी सिस्टम स्टेबल रहे। देखिए ये मेरे पास में फेस मार्जिन था, इसकी वैल्यू में डिक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ पर डिक्रीज करने पे फेस मार्जिन मेरा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन उस केस में भी मेरे पास मार्जिन है, मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा सिस्टम अभी भी स्टेबल है बिकॉज मेरे पास में एक मार्जिन अभी भी अवेलेबल है। तो उसी को यहाँ पर देखिए थ्योरेटिकल टाइम में लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में। ना अगर मैं आप डिफाइन करूं कि हम किस तरीके से फेस मार्जिन लिखेंगे, तो फेस मार्जिन को हम पीएम से शॉर्ट कर लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। सो फेस मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5 डेज। जो मैंने टाइम वहां पर डिफाइन की थी 5 डेज, उसका हम मोड यहां पर लिखेंगे। और मोड ये 5 डेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1, एट एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1। नाउ आप देखिए नोट, सिंपल मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट फेस मार्जिन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फेस मार्जिन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर सिस्टम हमेशा, अगर फेस मार्जिन आपका ग्रेटर देन रहा 30 डिग्री से और अगर इक्वल रहा तो उस केस में हमेशा सिस्टम जो है, हमेशा सिस्टम स्टेबल मिलेगा आपको फॉर ए स्टेबल सिस्टम। और अगर यहां पर मैं फेस मार्जिन में डिफॉल्ट वैल्यू की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा फेस मार्जिन इज इक्वल टू 30, मतलब लिटरेचर में जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है 30। क्लियर है यहां तक? तो अभी हमने गेन मार्जिन की बात करी सबसे पहले, देन उसके बाद हम फेस मार्जिन की बात यहां पर करने वाले हैं। तो एक चीज अभी मैंने कि गेन मार्जिन, मैंने बोल दिया था कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे गेन मार्जिन के लिए एंड फेस, तो यहां पर एक्चुअली में जो करेक्ट है फाई इक्वल टू -180 ये हम यूज करेंगे गेन मार्जिन के लिए। गेन मार्जिन के लिए हम यूज करते हैं फाई इक्वल टू -180 पुट करते हैं, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो हमें यूज करनी है गेन मार्जिन के लिए, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद में फेस मार्जिन के लिए हम यूज करेंगे एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 पे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसे हम बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और उसको हम यूज करते हैं फेस मार्जिन डिफाइन करने के लिए। क्लियर है? अब यहां पर आप जो नेमिंग किया गया उस पर मत जाइए,
पर्पज जो है यहाँ पर फाइव इक्वल टू -180 और एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो हम यही यूज करने वाले, ये रिलेशन डायरेक्टली आप बस याद रखिए। गेन मार्जिन जब यूज करेंगे जब गेन मार्जिन हम कैलकुलेट करेंगे या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो फाइव इक्वल टू -180 पुट करेंगे। एंड एम्पलीट्यूड रेशियो जब फेस मार्जिन यूज करेंगे तो एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 पुट करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां तक हो गया ना। अब मैंने बोला कि फेस मार्जिन अगर 30 से इक्वल एंड ग्रेटर देन है तो उसके इसमें हमेशा सिस्टम स्टेबल रहेगा। देन नेक्स्ट इज ए नेगेटिव फेस मार्जिन। A negative phase margin indicates an unstable system, Now, अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर हम डिफाइन करते हैं। हमने लिखा फेस मार्जिन इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 5 एट एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 15 डेज। मतलब जो 5 की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलने वाली है उसकी हम यहां पर पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, उसका मोड हम यूज करेंगे। तो हम देखिए फर्स्ट में लिख रहा हूं इफ 5 डेज इज ग्रेटर देन -180। अब 5 डेज इज ग्रेटर देन 180 का मतलब क्या हुआ, 5 यहां पर 180 से स्मॉलर रहेगा, माइनस साइन के साथ है, इसलिए देखिए इसका एग्जांपल मैं लिखूं तो -180 -150 -180 से लेस होगा। सो 5 डेज अगर ग्रेटर देन 180 है तो उस केस में हम बोलेंगे हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल सिस्टम रहेगा, स्टेबल सिस्टम रहेगा। देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं, देखिए जो एग्जांपल मैंने लिया उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 5 इक्वल टू मोड ऑफ 5 डेज होता है, तो यहां से मुझे मिल गया 180 माइनस 150, ये माइनस है उसका मोड में ले रहा हूं, तो यहां से मुझे मिल गया 30। तो 30 जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली वो बेसिकली ग्रेटर देन 0 हो गया यहां पर। सो यहां पर देखिए हमारा जो फेस मार्जिन में पॉजिटिव मिल रहा है एंड फेस मार्जिन की जो वैल्यू मिल रही है हमें वो 30 मिल रही है, तो 30 पे हमारा जो सिस्टम है वो ऑलवेज स्टेबल होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए इफ 5 डेज इक्वल टू -180, तो इस केस में हमारा सिस्टम जो बेसिकली वो रहेगा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के केस में देखिए 180 माइनस 180 का मोड भी यहाँ पर 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 180 पुट किया तो ये बेसिकली हमें मिल जाएगा 0। तो 0 पे हमारा सिस्टम में मार्जिनली स्टेबल होता है। यहाँ पर अभी एक स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखिए फेस मार्जिन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 फॉर ए स्टेबल सिस्टम, मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर ए डेफिनेटली अनस्टेबल स्टेबल सिस्टम, मतलब फेस मार्जिन अगर ग्रेटर देन 30 हुआ और या फिर इक्वल टू 30 हुआ तो उस केस में हमारा सिस्टम डेफिनेटली स्टेबल मिलेगा। हमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि हमारा सिस्टम अनस्टेबिलिटी के पास में या फिर मार्जिनली स्टेबल, वहां पर हमारा सिस्टम प्योर स्टेबल सिस्टम होगा। तो वही चीज की अगर यहाँ पर 0 आता है तो उस केस में भी हमारा सिस्टम है वो स्टेबल है, लेकिन वो मार्जिनली स्टेबल है, ऑन द वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट देखिए इफ 5 डेज इज इक्वल टू इज 5 डेज इज लेस देन 180, 5 डेज इज लेस देन -180, तो उस केस में कोई एग्जांपल अगर मैं लूं 5 डेज लेस देन -180 का, तो आप ले लीजिए -190 यहाँ पर, तो -180 से स्मॉलर है, तो ये हो गया। इस केस में हमेशा सिस्टम देखिए अनस्टेबल आएगा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज जो फेस मार्जिन है वो लेस देन 0 मिलेगा। फेस मार्जिन इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 5 डेज, तो 5 डेज 190 अभी हमने लिखा एग्जाम्पल जस्ट, तो यहां से मुझे मिल जाएगा -10, मतलब लेस देन 0। तो इस केस में जो मेरा सिस्टम है वो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। मींस की फेस मार्जिन की जो वैल्यू है वो एटलीस्ट इक्वल टू 0 है, फिर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और डेफिनेटली स्टेबल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन 30 एंड इक्वल टू 30 होना चाहिए, और डिफॉल्ट वैल्यू की अगर हम बात करें लिटरेचर वैल्यू की, तो वो फेस मार्जिन की जो वैल्यू वो है 30। नाउ अब नेक्स्ट देखिए हम की फेस मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहां पर बोल देता हूं कि लिटरेचर में जो देखिए हमें गिवन है, इन लिटरेचर वी यूज फेस मार्जिन इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1.7। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अब मैंने एक चीज यहां पे और मैं बोल देता हूं कि नोट जो वैल्यू गिवन है पर फेस मार्जिन गेन मार्जिन की, सो दीज वैल्यूज मतलब इन वैल्यूज को हमें गेट एग्जाम में यूज नहीं करना। इफ रिक्वायर्ड दिस वैल्यूज विल बी गिवन इन गेट एग्जाम, सेपरेट वैल्यू। अगर एग्जैक्टली सेम होगा तो भी गिवन होगी, अगर आपको कुछ डिफरेंट गेट मार्जिन की वैल्यू होगी तो वो भी वहां पर गिवन होगी। इसलिए यहां पर इनको मतलब ब्लाइंडली यूज नहीं करना है आपको।
बिकॉज एक आदत हो जाती है बार बार जो स्टैंडर्ड गेन मार्जिन की टाइम में हम क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो हम उसी से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। हो सकता है आपको जो न्यूमेरिकल गिवन था उसमें गेन मार्जिन की वैल्यू 1.9 गिवन थी या फिर 2.5, कुछ भी रैंडम वैल्यू गिवन हो सकती है। तो उस केस में हमें क्वेश्चन में जो गेन मार्जिन की वैल्यू गिवन है उसको ही यूज करना है। लिटरेचर में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसको यूज नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास में सिस्टम में गिवन नहीं हो कुछ। जिस सिमिलरली हम प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा 6/10 रूल होता है। तो वो 6/10 जो रूल होता है वो भी उस केस में यूज करते हैं जब हमें वहां पर गिवन नहीं होता है, सिस्टम में कोई भी रिलेशन हमें गिवन नहीं होता कि कौन सा ऑर्डर ये फॉलो करते हैं उस केस में। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेप टू कैलकुलेट द फेस मार्जिन। फेस मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स देखिए यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा हमारा राइट डाउन द इक्वेशन फॉर टोटल एम्पलीट्यूड। तो मींस सबसे पहले मुझे लिखना है टोटल एम्पलीट्यूड। सो टोटल एम्पलीट्यूड मेरा हो जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर प्रोसेस 1, फॉर प्रोसेस 2, फॉर प्रोसेस 3, मतलब सेपरेट। अगर मेरा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो है वो अगर कॉम्बिनेशन ट्रांसफर फंक्शन से बना है G1 ऑफ S इंटू G2 ऑफ S, तो उस केस में मैं सेपरेट उनका एम्पलीट्यूड रेशियो लिखूंगा। तो यहां से पहला स्टेप हो गया मेरा ओवरऑल एम्पलीट्यूड रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है। यहां पर देखिए फेज मार्जिन की बात कर रहा हूं, तो फेज मार्जिन के केस में देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा फेज मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हम पुट करेंगे पुट एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1, एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1, जहां पर हमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलती है। हम कैलकुलेट लेकिन फेस मार्जिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो पुट एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1। तो जब एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये हमें मिलेगा फंक्शन है ओमेगा का, मतलब फ्रीक्वेंसी का फंक्शन ही बचेगा। तो यहां से जब इसको इक्वल टू 1 में पुट करूंगा तो यहां से जो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी को मैं बोलूंगा ओमेगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और उसको आप बोल सकते हो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फेस मार्जिन। नाउ अब स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 हो जाएगा अभी हमें लिखना है फेस शिफ्ट, ओवरऑल फेस शिफ्ट। तो टोटल फेस शिफ्ट, ओवरऑल फेस शिफ्ट हम कैसे लिखेंगे इंडिविजुअल फेस शिफ्ट को ऐड करके। तो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया यहाँ पर टोटल फेस शिफ्ट हमें लिखना है। नाउ अब स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, उस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को हम पुट कर देंगे यहाँ पर इस स्टेप 3 में जो इक्वेशन मिल रही है फेस शिफ्ट के लिए। तो इन 5 इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उस केस में कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, और जो 5 फेस शिफ्ट मिलेगा हमें वो इक्वल टू होगा 5 डेज के। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फेस शिफ्ट। तो फेस शिफ्ट यहाँ पर फेस मार्जिन, तो फेस मार्जिन देखिए हो जाएगा PM इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 5 डेज। तो ये जो 5 डेज वैल्यू मिल रही है यहां पर हम पुट करेंगे और इसके बाद में हमें मिल जाएगा फेस मार्जिन यहां से। क्लियर है? तो ये हो गए टोटल 5 नंबर ऑफ स्टेप फेस मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम न्यूमेरिकल कुछ सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 127 प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल के इस कोर्स का। ए ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज g of s equal to 0.8 into kc into e power minus 1.74 into s upon 5 into s plus 1 into 10 into s plus 1 into 15 into s plus 1. What is the value of kc? कंट्रोलर गेन हमें कैलकुलेट करना है फॉर ए गेन मार्जिन ऑफ 1.7। तो इस क्वेश्चन में देखिए बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू 1.7 वो गिवन है। लेट द दैट टाइम कैलकुलेटेड इज रॉन्ग। हमने कंसीडर किया कि ये जो टाउ डी इक्वल टू जो 1.74 है ये अगर मतलब गलत कैलकुलेट किया हुआ है, तो उस केस में हम लिख रहे हैं आगे द एक्चुअल डेड टाइम इज 2.42 मिनट इफ द सेम वैल्यू ऑफ केसी इज यूज्ड एज कैलकुलेटेड बिफोर, देन कमेंट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो उस केस में हमें सिस्टम के लिए कैलकुलेट मतलब कमेंट करना है कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -5 इंटू ओमेगा प्लस मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले यहाँ पर फेस शिफ्ट लिख रहा हूं, टोटल फेस शिफ्ट, ये जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसके लिए। तो यहां से मुझे मिल जाएगा देखिए ये सिस्टम अगर हम चेक करें तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, देन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, देन फर्स्ट ऑर्डर, 3 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसके साथ में डेड टाइम प्रोसेस गिवन है। तो सबसे पहले मैं लिख दिया माइनस tan इनवर्स ऑफ -5 इंटू ओमेगा, बिकॉज यहाँ पर टाउ 5 था, फिर टाउ 10 है, फिर टाउ 15 है। तो इसके साथ सेकंड फेस शिफ्ट एड हो जाएगा माइनस ऑफ 10 इंटू ओमेगा, देन थर्ड टर्म एड हो जाएगी प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 15 इंटू ओमेगा प्लस ऑफ 1 प्लस आएगा, लेकिन ये -1.74 है बिकॉज डेड टाइम प्रोसेस के लिए हम लिखते हैं phi इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ डी इंटू ओमेगा। तो ये माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया एंड टाउ डी गिवन है यहाँ पर 1.74 ट्रांसफर फंक्शन में है ना, पहले हम ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई। तो अब देखिए ये जो
तीन टाइम यहाँ पर है, इन टाइम को हम एक टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इससे आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी, ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी, ये हमें रिलेशन मिल जाएगा। ये रिलेशन मिल जाएगा। इसकी हेल्प से यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा फाइव ऑफ टेन इनवर्स, यहाँ पर एक वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ऑफ 1.74 इंटू ओमेगा, और ये जो ओमेगा बेसिकली रेडियन में, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाई पाई। तो अब यहां से ये तो हम ये वैल्यू हमें मिल जाएगी ना। अब यहां पर अगर हम अननोन वैल्यू देखें तो देखिए फाई है एंड फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमारा जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पर माइनस 180 पुट कर देते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन किसका है, गेन मार्जिन का। गेन मार्जिन हमें गिवन है इक्वल टू 1.7। तो यहां पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फाई इक्वल टू माइनस 180 यूज करके। तो माइनस 180 मैंने यूज किया यहाँ पर। तो इस इक्वेशन को जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी वो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगी और वो इक्वल टू होगा 1.6 रेडियन पर मिनट। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट करना। तो गिवन सिस्टम के लिए मैं गिवन है 0.8 इंटू के सी, देन डिनोमिनेटर में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, 3 बार फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारे पास में है, और डेट टाइम प्रोसेस उसके एम्पलीट्यूड रेशियो 1 होता है। तो इसके लिए हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस टाउ 5 है इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, एक साथ लिख देता हूँ, इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 15 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा, देखिए एम्पलीट्यूड रेशियो 8 क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया 1.6। तो यहां से ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे इसमें 1.16.16.16, तो यहां से मुझे मिल जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 0.8 इंटू के सी। डिनोमिनेटर की जो टाइम है, ये डिनोमिनेटर की टाइम हमें मिल जाएगी, स्क्वायर रूट में जो टाइम्स है वो हमें सोल्व करने पे मिलेगी 6.2776, और इसको और सोल्व कर सकते हैं। यहां से मुझे मिल गया केसी इज इक्वल टू केसी अपॉन 7.84 इंटू 7, मींस मुझे मिल रहा है एम्पलीट्यूड रेशियो 8 क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 0.16 इज इक्वल टू केसी अपॉन 7.847। अब मुझे पता है कि मुझे गिवन है यहाँ पर गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1.7, और गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन का, गेन मार्जिन एंड एम्पलीट्यूड रेशियो का मुझे रिलेशन पता है। गेन मार्जिन इक्वल टू होता है 1 अपॉन एम्पलीट्यूड रेशियो 8 क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो जो गेन मार्जिन हमने जो यहाँ पर गेन मार्जिन तो गिवन है, जो एम्पलीट्यूड रेशियो कैलकुलेट किया वो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेट किया है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं, देखिए एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन गेन मार्जिन, यहां पर देखिए ये क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे। तो जो मुझे गिवन है 1.7, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.7। एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1 अपॉन गेन मार्जिन होता है, तो यहां से हो गया 1 अपॉन 1.7। तो यहां से मैं केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। केसी इक्वल टू हो जाएगा 7.847 डिवाइड बाय 1.7, तो यहां से मुझे मिल गया 4.62। मतलब मुझे केसी की वैल्यू मिल गई 4.62 कि इस वैल्यू से नीचे में हम एग्जैक्टली इस वैल्यू पे हमारा सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। क्लियर है? नाउ अब बिकॉज गेन मार्जिन के बेस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने ऐसा कैलकुलेट नहीं किया कि एम्पलीट्यूड रेशियो इज लेस देन 1। यहां पर हम ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1.7। डेफिनेटली यहाँ पर एम्पलीट्यूड रेशियो की जो वैल्यू है 1 से लेस देन रहेगी, और उसके रिस्पेक्टिव केसी की वैल्यू में मिल रही है 4.62। स्टेबल सिस्टम, हमेशा हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। नाउ अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि टाउ डी की जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो हमें गिवन है 2.42। तो 2.42 के लिए हमें कैलकुलेट करना है सिस्टम के लिए केसी, और उस पर फिर कमेंट करना है, बिकॉज ये हमारा है यहाँ पर कैलकुलेट जो हमने किया ये थ्योरेटिकली हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली में जो टाउ डी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम की केसी की वैल्यू जो आएगी क्या वो 4.62 रहेगी या उससे लेस रहने वाली है। तो उस केस में हम बोलेंगे हमारा सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, वो हमें कमेंट करना है उस पर। तो इस केस में हम सबसे पहले लिखेंगे फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, सेम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -5 इंटू ओमेगा प्लस टेन इनवर्स ऑफ माइनस 10 इंटू ओमेगा प्लस टेन इनवर्स ऑफ -15 इंटू ओमेगा माइनस ऑफ जो वहां पर था 1.72, यहां पर हो जाएगा माइनस ऑफ 2.42, बिकॉज टाउ डी यहां पर गिवन है 2.42। सो 2.42 इंटू ओमेगा, और इसको हम 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो 5 इक्वल टू पुट कर देंगे -180, और यहां से हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमारी होगी ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 1.49 रेडियन पर मिनट, और इसके रिस्पेक्टिवली एम्पलीट्यूड रेशियो अगर हम चेक करें क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी
1.49 पे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये Kc इंटू 0.8 डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 1.49 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1.49 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा Kc अपॉन 6.848। तो यहां से मुझे मिल जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो 8 ओमेगा इक्वल टू 1.49 जो कि क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है। यहां पर मुझे मिल गया Kc अपॉन 6.848। अब मुझे पता है फॉर लेस देन 1 सिस्टम अगर एम्पलीट्यूड रेशियो है वो लेस देन 1 होना चाहिए फॉर ए स्टेबल सिस्टम, फॉर स्टेबल सिस्टम। तो यहां से मुझे मिल गया कि Kc की जो वैल्यू है वो लेस देन 6.848 अगर रहेगी तो हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा फॉर स्टेबल सिस्टम। ये हमें कैसे, ये देखिए ये प्रैक्टिकली मतलब जो है ये हमें मिलेगा। इससे नीचे अगर Kc की वैल्यू रहेगी तो हमारा सिस्टम यहाँ पर जो है वो स्टेबल रहेगा। हमने जो सोल्व किया था, हमने जो एरर के साथ में टाउ डी क्वेश्चन में गिवन था 1.74, इसके रिस्पेक्टिवली जो हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो हमें मिली थी 4.62। मींस हम बोल सकते हैं कि 4.62 जो है वो 6.68 जो वैल्यू है यहाँ पर उससे स्मॉल है, तो उस केस में हमारा जो सिस्टम है वो ऑलवेज स्टेबल रहेगा। क्लियर है ये चीज? ये किसके रिस्पेक्टिव हमें मिला? गेन मार्जिन 1.7 यूज करने के बाद हमें ये मिला टाउ डी इक्वल टू 1.74। मतलब कि हम बोलेंगे यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, मींस और सिस्टम इज स्टेबल फॉर Kc इक्वल टू 4.62। क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128 इस कोर्स का गेट 2008 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है the open loop transfer function. The open loop transfer function of a system is given by g of s equal to 2 into e power minus s upon 1 plus tau into s whole square. If the crossover frequency is 0.6 radian per minute, then calculate the time constant. Second part given है, if the control loop is operated at a gain margin of 2. देखिए इस क्वेश्चन में भी gain margin हमें सेपरेट गिवन है, 2 गिवन है। और एक और चीज आप देख सकते हो कि ये 1.7 से ग्रेटर देन गिवन है, बिकॉज हमने पढ़ा था यहाँ पर लिटरेचर में कि 1.7 गेन मार्जिन की वैल्यू होती है, अगर सिस्टम स्टेबल रहेगा तो उसके लिए 1.7 से ग्रेटर देन होना चाहिए। द गेन मार्जिन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मस्ट बी इक्वल टू, नॉट गेन मार्जिन, गेन मींस Kc। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए Kc भी हमें कैलकुलेट करना है इफ गेन मार्जिन इक्वल टू 2 अगर हो सिस्टम के लिए तो। क्लियर है ये चीज? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 हम सोल्व करते हैं जहां पर हमें गिवन है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए कॉमन ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 2 इंटू ई पावर माइनस एस अपॉन 1 प्लस टाउ इंटू एस इंटू होल स्क्वायर। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट ही कैलकुलेट करना है। ये टाइम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें गिवन है 0.6 रेडियन पर मिनट, और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमें क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए सबसे पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें लिखना है फेज शिफ्ट। तो फेज शिफ्ट फाई होगा, फाई इक्वल टू, देखिए फाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ माइनस टाउ इंटू ओमेगा। अब ये 2 क्यों आया? बिकॉज देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हम फेज शिफ्ट लिखते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अदरवाइज 2 बार टेन इनवर्स माइनस टाउ इंटू ओमेगा, टेन इनवर्स इंटू माइनस ऑफ टाउ इंटू ओमेगा लिखोगे तो अल्टीमेटली उसको एड करने में यही मिलेगा आपको। देन प्लस ऑफ, ये डे टाइम प्रोसेस है तो इसके लिए हम लिखते हैं माइनस टाउ, तो टाउ डी हो गया, वो हो गया यहाँ पर 1, सो माइनस टाउ डी ट्रांसफर, इसके लिए फेज शिफ्ट अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा माइनस टाउ डी इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर जो टाउ डी है वो हो गया -1 माइनस ऑफ देन टाउ डी 1 गिवन है, सो -1 इंटू ओमेगा इंटू 180 डिवाइड बाय पाई किया, बिकॉज इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो फाई है मैंने 180 पुट कर दिया, बिकॉज मुझे क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, मुझे गेन मार्जिन गिवन है। तो यहाँ पर -180 इक्वल टू 2 ऑफ 10 इनवर्स ऑफ माइनस टाउ इंटू ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा इंटू 180 डिवाइड बाय पाई लिख दिया। देन अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सोल्व करके लिख दीजिए, मिल जाएगा 145.62 इक्वल टू 2 10 इनवर्स। ओके सॉरी, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज देखिए हमें टाउ कैलकुलेट करना है और ओमेगा हमें गिवन है। तो ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 0.6, तो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हम पुट कर देंगे 0.6, तो वहां से मुझे मिल जाएगा ये -180 इक्वल टू 2
इंटू 10 इनवर्स ऑफ माइनस टाउ, ये टाउ में कैलकुलेट करना और ओमेगा यहाँ पर 0.6 है, माइनस ऑफ 0.6 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। तो अब यहाँ पर सिर्फ अननोन है हमारे पास में टाउ, तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको टाउ की वैल्यू मिल जाएगी 5.387 मिनट। ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गेन मार्जिन कैलकुलेट, गेन मार्जिन गिवन है 2, ये हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए गेन केसी। तो गेन मार्जिन का रिलेशन हमें पता है, ये होता है 1 एम्पलीट्यूड रेशियो एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ये गेन मार्जिन इक्वल टू 2 गिवन है, यहां से मैं लिख देता हूं। तो अब देखिए अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जो ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ओवरऑल कॉमन सिस्टम के लिए गिवन है वहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 2 इंटू के सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ इंटू ओमेगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज डेट टाइम प्रोसेस के लिए एम्पलीट्यूड रेशियो होता है 1। तो यहाँ से ये मिल गया मुझे एम्पलीट्यूड रेशियो। अभी मुझे पता है कि एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू होता है 1 अपॉन गेन मार्जिन। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये चीज कि एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन गेन मार्जिन एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से गेन मार्जिन गिवन है 2, तो एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/2। अब हमारे पास में देखिए हमें केसी कैलकुलेट करना है और हमारे पास में टाउ जो लास्ट अभी फर्स्ट पार्ट में हमने सोल्व किया वो हो गया 5.387 मिनट, एंड जो ओमेगा है क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो हमें गिवन है 0.6। ये ओमेगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बिकॉज हमने गेन मार्जिन का रिलेशन यूज किया है। तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू के सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टाउ, टाउ इज 5.387 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज द 0.6 एंड होल स्क्वायर इस टाइम का इक्वल टू 1/2 करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा के सी इक्वल टू 2.861 मिल जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर है सेकेंड पार्ट के लिए। क्लियर है चीज। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है इस कोर्स का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ट्रांसफर फंक्शन जीएस इक्वल टू 0.8 इंटू ई पावर माइनस 1.74 इंटू एस अपॉन 1 प्लस 5s इंटू 1 प्लस 10 इंटू एस देन इंटू 1 प्लस 15s। तो आप देखोगे तो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल लिया वो सेम क्वेश्चन ये गिवन है फेस मार्जिन। लास्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो गिवन था हमें, लास्ट जहां पर एक एग्जांपल लिया था हमने क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में जो डाटा गिवन है एग्जैक्टली सेम है। वहां पर हमने यूज किया था फेस मार्जिन का, लेकिन अब देखिए गेन मार्जिन अब यूज करना है फेस मार्जिन। वहां पर हमें गिवन था कि गेन मार्जिन जो है वो 1.7 है, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना था केसी की वैल्यू। तो केसी की जो वैल्यू थी वो हमें मिली थी वहां पर 4.62। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं गेन मार्जिन से, देखते हैं सेम रहती है डिफरेंस रहती है। ओके सो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 127 में सेम हमारा ट्रांसफर फंक्शन था, हमें केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, गेन मार्जिन इक्वल टू 1.7 जो कि लिटरेचर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड हो गया गेन मार्जिन। तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर गेन मार्जिन के अकॉर्डिंग मैंने केसी की वैल्यू सोल्व की तो मुझे मिली 4.62। ना अब हमें फेस मार्जिन इक्वल टू 30 गिवन है जो कि अगेन यहाँ पर लिटरेचर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 30 को। तो अब हम देखते हैं कि क्या फेस मार्जिन इक्वल टू 30 यूज करने पर गेन जो केसी की वैल्यू है वो कंट्रोलर गेन को सेम मिलता है क्या। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। फेस मार्जिन इक्वल टू होता है 180 माइनस 5 डेज। अब हमें सबसे पहले तो 8 एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 1, ये हमारे पास में हो गया इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो सबसे पहले जब फेस मार्जिन गिवन होता है तो हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। तो गिवन ट्रांसफर फंक्शन की एम्पलीट्यूड रेशियो हो जाएगा 0.8 इंटू के सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन है सारे, तो यहाँ पर और इस डेट टाइम के लिए तो 1 हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन एम्पलीट्यूड रेशियो। ये हो गया देखिए 1 प्लस 5 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, बिकॉज सभी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। ये मुझे मिल गया, इसको इक्वल टू 1 पुट मैंने कर दिया। ओके अब यहाँ पर देखिए केसी मेरे पास में अननोन है अभी, एंड उसके बाद में ओमेगा भी अननोन है, तो यहाँ पर तो 2 अननोन है, इस इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए भी हम फेस शिफ्ट लिखते हैं। नाउ तो फेस शिफ्ट लिखते हैं, तो इस इक्वेशन के लिए फेस शिफ्ट लिखने में मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ -5 इंटू ओमेगा प्लस tan इनवर्स ऑफ -10 इंटू ओमेगा देन प्लस tan इनवर्स ऑफ -15 इंटू ओमेगा, देन उसके बाद में डेट टाइम प्रोसेस के लिए होता है माइनस टाउ डी, तो टाउ डी 1.74 गिवन है यहाँ पर इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई बाय, इसको हम करेंगे 180 डिवाइड बाय पाई से, बिकॉज इसको मल्टीप्लाई किया ही है ना, बिकॉज यहाँ से हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब ये 5 इक्वल टू देखिए जो वैल्यू पुट करने वाला वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 5 इक्वल टू -180 पुट नहीं करेंगे,
ये हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में फेस मार्जिन गिवन है तो फेस मार्जिन से सोल्व करना है। तो अब हम यूज कर रहे हैं फेस मार्जिन के लिए जो कंडीशन है, फेस मार्जिन इक्वल टू 180 माइनस 5 डेज। क्लियर है। और ये फेस मार्जिन जो इस क्वेश्चन के लिए वो गिवन है हमें 30 बाय डिफॉल्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग। तो 30 इक्वल टू 180 माइनस 5 डेज, तो यहां से मुझे मिल जाएगा, देखिए 5 डेज इक्वल टू 180 माइनस 30, यहां से मुझे मिल गया 5 डेज इक्वल टू 150। क्लियर है, ये 150 मिल गया। अब इस 5 डेज यहाँ पर ये जो है हमेशा फेस मार्जिन जब लिखने लगो आप तो यहाँ पर 5 डेज लिखना चाहिए इसके लिए, जब से फेस से फ्लिप हो गए तो ये 5 डेज यहाँ पर हम पुट करेंगे अभी। तो 5 डेज इक्वल टू 150 पुट कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर मैंने 150 पुट कर दिया और 150 पुट करने के बाद में इस इक्वेशन से देखिए हमें मिल जाएगा प्लस 150 इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ माइनस, जो 10 इनवर्स का टोटल 3 टाइम था उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप इसको एक टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में था माइनस टाउ डी 1.74 इंटू ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। तो यहां से मुझे अल्टीमेटली मिल जाएगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, तो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यहां से मुझे मिल रही है 0.1147 रेडियन पर मिनट। ये क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यहां से मिल गई। अब अगेन जो एम्पलीट्यूड रेशियो फर्स्ट स्टेप हमने लिखा था वहां पर मैं क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पुट कर देता हूं 0.8 इंटू के सी अपॉन डिनोमिनेटर में मेरे पास में यहाँ पर देखिए रिलेशन था एम्पलीट्यूड रेशियो इक्वल टू 0.8 इंटू के सी अपॉन में ये जो टाइम है यहाँ पर ओमेगा की प्लेस में हम क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पुट कर देते हैं। सो 1 प्लस 5 इंटू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15 इंटू ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर। अब इसको ओवरऑल इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे ओमेगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ये पुट करने के बाद में 0.1147, तो यहां से मुझे केसी की जो वैल्यू मिलने वाली है 4.3632। क्लियर है, तो ये मुझे मिल गया आंसर। ये मिला मुझे फेस मार्जिन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं कंपेयर करता हूं, ये मुझे मिला है फेस मार्जिन से, जब क्वेश्चन में फेस मार्जिन गिवन है। सेम क्वेश्चन था जहां पर लिटरेचर के अकॉर्डिंग 1.72 गेन मार्जिन जो होता है, वो गेन मार्जिन जब मुझे गिवन था तब मुझे केसी की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए मिली थी। केसी इक्वल टू मैंने यहां पर लिखा था 4.62। तो यहां से आप कंपेयर देख सकते हो आपकी, अगर क्वेश्चन में हम गेन मार्जिन से सोल्व कर रहे हैं तो केसी की वैल्यू 4.62 मिल रही है, फेस मार्जिन से सोल्व कर रहे हैं तो 4.36 मिल रही है। मतलब दोनों मेथड से हम अगर सोल्व करें क्वेश्चन को तो प्रोसेस गेन, कंट्रोलर गेन जो वो डिफरेंट मिलता है। तो इससे एक चीज हमें पता लगती है कि क्वेश्चन में अगर एक साथ आपको गेन मार्जिन भी गिवन है और फेस मार्जिन भी गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा है लास्ट लाइन में कि आपको कैलकुलेट करना है गेन मार्जिन पे प्रोसेस गेन मार्जिन पे आपको कंट्रोलर गेन कैलकुलेट करना है। तो उस केस में आप गलती से भी जो फेस मार्जिन गेन है वो पुट मत कर दीजिए, बिकॉज आपका मेंटेलिटी होता है ना कि कोई भी यूज करो आंसर तो करेक्ट आएगा। इस तरीके से आप एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर फेस मार्जिन गेन मार्जिन क्वेश्चन में दोनों गिवन है तो आपको वही पैरामीटर यूज करना है, उसी पैरामीटर से सोल्व करना जिस पैरामीटर से लास्ट में पूछा गया है केसी की वैल्यू की इस पैरामीटर पे कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है। तो उस टाइप का क्वेश्चन गेट में आया हुआ भी है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो काफी स्टूडेंट का गलत भी हुआ था, तो वो मैं नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करूंगा। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी देन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट लेसन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल ऑन द बॉर्डर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एंड गेट क्वेश्चंस ऑन बॉर्डर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो और भी जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर कवर करूंगा। देन उसके बाद में जितने भी गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस टॉपिक पर वो हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में मेरा जो टॉपिक था बॉर्डर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, और इसके साथ ही देखिए आप यहाँ पर मेरा जो चैनल है केमकेट एकेडमी यूट्यूब, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं इस पे न्यू लेसन अपडेट करूं। और उसके साथ ही जो मेरी वेबसाइट है केमकेट एकेडमी www.kemgateacademy.com, इस पे जाके आप अपने क्वेरी लिख सकते हैं। और ये बहुत जल्दी ये वेबसाइट में लॉन्च करने वाला हूं, ऑलरेडी इस पर भी वर्क चल रहा है। तो उस पे जाके आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो। आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, लाइक आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आप शॉर्ट नोट्स, मेरे जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स अगर वो लेना चाहते हो, आप वो बाय करना चाहते हो, तो उस केस में आप वहां पर मुझे अभी अपने रिक्वायरमेंट बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग कर सकता हूं आगे। ओके, अभी के लिए जो वेबसाइट मैंने लेकर आ रहा हूं मैं, उसका मेरा पर्पस है मेन टेस्ट सीरीज। क्लियर है। टेस्ट सीरीज एंड गेट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आपको वहां पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो मेरे वीडियोस रहेंगे यहाँ पर फ्री वीडियो लेक्चर, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, वो वहां पर मैं सब्जेक्ट वाइज मेंशन कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली टॉपिक वाइज भी ढूंढ के आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हो उस वीडियो को पर्टिकुलरली। मतलब मैं
सब्जेक्ट वाइज जितने भी मेरे वीडियोस है, लाइक यहाँ पर 40 टू 45 समथिंग वीडियोस होने वाले पीडीसी में, तो ये सब मैं टॉपिक वाइज वहां पर इनका लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से चेक कर सकते हो, वहां से आप देख सकते हो इस वीडियो को। देन उसके अलावा स्टडी मटेरियल ऑटोमेटिकली आपके नोट्स बन रहे हैं। अगर आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको डायरेक्टली मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो उस केस में आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो, उस केस में मैं प्रिपेयर कर लूंगा और वेबसाइट पे आपको एक लिंक अवेलेबल होगा जहां से आप बाय कर सकते हो मेरे हैंड रिटन नोट्स। मतलब कि मैं आपको जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसकी जेरोक्स कॉपी मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। क्लियर है? तो ये मैं वही प्लानिंग कर रहा हूं, उस पर अपने आप रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड बताइए। देन उसके अलावा गाइडेंस के लिए आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस एवोल्यूशन इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं। अभी तक आपको ये लेक्चर्स पढ़ने हैं, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं सोचना है, आपको गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, तो टेस्ट सीरीज में लेके आ जाऊंगा। देन उससे पहले आपको गेट प्रीवियस ईयर के जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो आपको कवर करने हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी लेसन में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, उसके साथ में कुछ अदर जो बातें हैं, मतलब रिगार्डिंग जो आपकी गेट प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकती है, वो बातें भी हम यहाँ पर करते रहेंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कैमगेट अकेडमी यूट्यूब चैनल।